हेलो बच्चों। तो चलिए आज देखते हैं क्रोमोसोम के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं क्रोमोसोम हमारे हेरिडिटी के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जो क्रोमोसोम होते हैं अपने अंदर हेरिडिटी करेक्टर्स को या जो भी आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कभी कभी हम ये भी सुनते हैं कि डीएनए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करने के लिए। हम ये भी सुनते हैं कि जीन आपके जनरेशन से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। तो आज का ये वीडियो उन सारी ही प्रॉब्लम्स का एक कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम क्रोमोसोम जो वर्ड है वो दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। पहला है क्रोमा और दूसरा है जोमा। क्रोमा का मतलब होता है कलर्ड एंड जोम का मतलब है बॉडी। मतलब क्रोमोसोम को हम कलर्ड बॉडी के नाम से भी जानते हैं। ये जो टर्म क्रोमोसोम है इसे वॉल्डेयर ने दिया था। एनिमल्स में सबसे पहले जो क्रोमोसोम है उसको डब्ल्यू फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया, जो कि लार्वा ऑफ सैलामेंडर में देखा गया था। क्रोमोसोम जो होता है हमारी सेल में जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है वो सेल के न्यूक्लियस में देखने को मिलता है। तो न्यूक्लियस में हमें क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये बने होते हैं डीएनए के, और डीएनए में आपको देखने को मिलते हैं जीन्स। मतलब जीन्स डीएनए का वो छोटा सा पार्ट है जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए या हार्मोन्स के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जीन्स जो है वो होते हैं डीएनए पे, और ये जो डीएनए है वो डेंसली पैक्ड फॉर्म है, पैक्ड होकर बनाता है क्रोमोसोम। तो हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम इज अ डेंसली पैक्ड फॉर्म ऑफ अ डीएनए। अब पॉइंट ये है कि डीएनए को इतना पैक करने की जरूरत क्या थी। तो हमारे एक सेल के पास के प्रेजेंट डीएनए को जब स्ट्रेच आउट किया जाता है तो इसकी हाइट लगभग 2 मीटर तक हो जाती है, और हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ द सेल्स है। तो अगर मैं इस ओवरऑल डीएनए की बात करूं तो ये इतना हो जाता है कि इसकी हाइट अर्थ से मून तक हो सकती है। तो अब अगर हमें यहाँ पे इस चीज को ऑर्गेनाइज ना करें तो बहुत ज्यादा आपके डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है, ताकि जो भी पर्टिकुलर जीन है वो अपना एक डेफिनेट फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। तो इसीलिए डीएनए का जो डेंसली पैक्ड फॉर्म क्रोमोसोम है वो हमें इस चीज में एक लाइबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम की। तो क्रोमोसोम हमारी बॉडी में दो तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है ऑटोसोम, दूसरा है सेक्स क्रोमोसोम या इन्हें एलोसोम्स के नाम से भी जाना जाता है। ऑटोसोम्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी की नॉर्मल रिपेयरिंग, हीलिंग और सेल डिवीजन, नॉर्मल बॉडी फंक्शन जैसे हेयर कलर, हाइट, लेंथ, इन सभी को कंट्रोल करते हैं। अगर ह्यूमंस की हम बात करें तो ह्यूमंस में हमें 22 पेयर्स ऑटोसोम्स देखने को मिलते हैं। यही सेक्स क्रोमोसोम उन क्रोमोसोम्स को कहा जाता है जो एक ऑफस्प्रिंग के जेंडर के डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे अगर ह्यूमंस में एक्स और एक्स क्रोमोसोम है तो ये होती है फीमेल। अगर एक्स और वाई क्रोमोसोम है तो ऑफस्प्रिंग विल बी मेल। तो ये जो आपके क्रोमोसोम है हमें ऑलवेज पेयर्स में देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स किसे कहते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स उन क्रोमोसोम्स को कहा जाता है जो एग्जैक्टली सेम होते हैं शेप में, साइज में, और जिनमें जीन्स की जो लोकेशन होती है वो सेम पॉइंट पे हमें देखने को मिलती है। तो अगर हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात करें तो फीमेल्स में हमारे सारे ही क्रोमोसोम हैं वो होमोलोगस होते हैं। और मेल्स में हमारे जो 22 पेयर्स हैं, मतलब जो ऑटोसोम्स हैं वो ही होमोलोगस क्रोमोसोम है, क्योंकि जो मेल्स में सेक्स क्रोमोसोम है वो एक्स एंड वाई है, दोनों आपके डिफरेंट होते हैं। एक्स क्रोमोसोम में 231 जीन्स ही हमें देखने को मिलते हैं, जो ह्यूमन बॉडी में सबसे लीस्ट आपकी अमाउंट है। अब देखते हैं क्रोमोसोम नंबर को। डिपेंडिंग ऑन द क्रोमोसोम नंबर हमारी जो सेल्स है वो दो टाइप की हो सकती हैं, हैप्लॉइड सेल एंड डिप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल जो होती है इसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलता है। मतलब एक ही क्रोमोसोम यहाँ देखने को मिलेगा।
डिप्लॉइड सेल्स में हमें एक जैसे दो क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। मतलब हैप्लॉइड सेल में हमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स देखने को नहीं मिलते और डिप्लॉइड सेल में हमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। ये जो हैप्लॉइड सेल है ये होती है जर्म सेल्स। जर्म मतलब गैमेट्स। गैमेट्स हमारे ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं और दो गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही फ्यूज करके एक जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं और ये जाइगोट बाद में डेवलपमेंट करके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जो हमारे ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टर हैं वो क्रोमोसोम के नंबर पर डिपेंड नहीं करते हैं, ये डिपेंड करते हैं कि क्रोमोसोम पे किस तरह के जीन्स प्रेजेंट हैं। जो जीन्स हैं वही हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसा हम सुनते हैं कि हमारी जो हाइट है वो हमारे पेरेंट्स से डिटरमाइन होती है, लेकिन जब हम एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ते हैं तो वहां हम पढ़ते हैं कि हमारी जो हाइट है वो कंट्रोल होती है हार्मोन से। तो इसका ये जो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है इसका सॉल्यूशन ये है कि कितने अमाउंट में किस हार्मोन का सिक्रेशन होना है ये चीज हमारे क्रोमोसोम्स ही डिटरमाइन करते हैं। मतलब क्रोमोसोम पे जो जीन प्रेजेंट है वो डिटरमाइन करेंगे किस अमाउंट में कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होना है और ये हार्मोन हमारी हाइट या बॉडी शेप, कलर इन सभी को रेगुलेट करते हैं। अगर हम बात करें नेम ऑफ किस ऑर्गेनिज्म में कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म और उनके क्रोमोसोम नंबर्स के बारे में। जैसे मॉस्किटो में हमें 6 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं और ये इनकी अगर डिप्लॉइड नंबर्स की हम बात करें तो 3 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हमें मॉस्किटो में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ड्रोसोफिला में हमें 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। ड्रोसोफिला में हमें जो सेक्स क्रोमोसोम है वो ह्यूमन की तरह ही होता है, XX एंड XY टाइप। थर्ड है मैन में हमें ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। ये जो क्रोमोसोम नंबर है वो एक सेल में है, ना कि कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में। तो ये जो है 23 पेयर्स है, इसमें से अभी हमने देखा कि 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं एंड 1 पेयर इज सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम। अगला हम बात करें गोरिल्ला की, तो गोरिल्ला में या चिंपैंजी में 48 क्रोमोसोम्स होते हैं। इट मींस 24 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। ऑनियन में हमें 16 क्रोमोसोम मतलब 8 पेयर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यूकेलिप्टस में 22 क्रोमोसोम, इट मींस 11 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम मतलब सबसे ज्यादा क्रोमोसोम हमें ऑफियोग्लॉसम में देखने को मिलते हैं जो कि है 630 पेयर्स, मतलब 1260 क्रोमोसोम हमें देखने को मिलते हैं ऑफियोग्लॉसम में। अब पॉइंट ये आता है कि इससे हम पता क्या चलता है, हम क्रोमोसोम के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन लेकर जानेंगे क्या। ये जो क्रोमोसोम है, अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूटरी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो ये हमारे बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। क्रोमोसोम में जो जीन्स की लोकेशन है उसे देखकर या क्रोमोसोम की शेप से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की एंसेस्ट्रल हिस्ट्री क्या है। कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में, कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि ये जो क्रोमोसोम है वो किस किस से मिलकर बने हैं। तो जो हमारे क्रोमोसोम हैं वो डीएनए, प्रोटीन्स और आरएनए से मिलकर बने होते हैं। इसमें मेनली जो हमें प्रोटीन देखने को मिलता है वो प्रोटीन होता है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन एक बेसिक प्रोटीन है क्योंकि ये मेनली बेसिक अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। अब यहाँ पे डीएनए में हमें ऑलमोस्ट 40% तक आपका क्रोमोसोम में हमें ऑलमोस्ट 40% तक डीएनए, इसके अलावा लगभग 60% तक हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिलता है। ये दोनों जब लूजली पैक्ड होते हैं तो क्रोमेटिन का फॉर्मेशन करते हैं। अब इस क्रोमेटिन में जब कंडेंसेशन होता है, मतलब कंडेंसेशन का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा क्लोज एसोसिएशन होना, तो उसके बाद क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो क्रोमोसोम है हमें क्लियरली देखने को मिलते हैं सेल साइकिल की मेटाफेज और एनाफेज स्टेज में। प्रोफेज में हमें क्रोमेटिन देखने को मिलता है और टीलोफेज में भी हमें क्रोमेटिन स्टेज ही देखने को मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कंडेंस स्टेज है मतलब जो क्रोमोसोम है वो हमें मेटाफेज और एनाफेज में देखने को मिलता है। कैरियोटाइप जब हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं एक ऑर्गेनिज्म में जो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम है उसकी, तो उसे कहा जाता है कैरियोटाइप। ये कैरियोटाइप से हमें क्रोमोसोम की शेप, साइज, लोकेशन इन सब का पता चलता है। अगर कोई भी जेनेटिक डिफॉल्ट है तो उसको भी इस कैरियोटाइप से देखकर पता लगाया जा सकता है। अगर बात करें
क्रोमोसोम की ऑन द बेसिस ऑफ द शेप। तो शेप के बेसिस पे हमारे जो क्रोमोसोम है वो 4 टाइप के होते हैं। 4 टाइप के, सबसे पहला है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में हमारी जो सेंट्रोमियर है वो एकदम मिडिल में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम है वो होता है आपका वी शेप्ड। सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक में हमारा जो सेंट्रोमियर है वो थोड़ा सा आपका सेंटर से दूर होती है। तो यहाँ पे एक आर्म बड़ी और एक आर्म स्लाइटली छोटी, तो ये होता है एल शेप्ड। एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक में हमारी जो आर्म है वो सेंटर से दूर, लेकिन जो कॉर्नर है, एंड है, वहां से पास होती है। इसके बाद टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में हमारा जो क्रोमोसोम है उसमें एक आर्म काफी छोटी और दूसरी आर्म काफी बड़ी होती है। ये होता है आई शेप्ड। चलिए अब देखते हैं क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये जो आपको क्रोमोसोम दिख रहा है ये एक मेटाफेजिक क्रोमोसोम है। मेटाफेजिक क्रोमोसोम का मतलब होता है कि यहाँ पे हमें 2 क्रोमेटिड्स देखने को मिलते हैं। ये दोनों ही क्रोमेटिड जो हैं वो एक ही सेंट्रोमियर से अटैच्ड हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है सिस्टर क्रोमेटिड। मतलब सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं, जो आपके एक दूसरे से सेम होते हैं और एक ही सेंट्रोमियर से अटैच्ड हैं। अब ये जो क्रोमेटिड्स है ये एक स्ट्रक्चर पे आके अटैच होते हैं जिसे कहा जाता है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर हमारा वो पोर्शन है क्रोमोसोम का जहां पे हमारे जो भी सिस्टर क्रोमेटिड हैं वो अटैच होते हैं, या जो भी क्रोमेटिड है वो अटैच होंगे। अब इस सेंट्रोमियर के दोनों साइड हमें एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जो प्रोटीन्स की बनी होती है। इसे कहा जाता है काइनेटोकोर। ये जो काइनेटोकोर है वो जब भी सेल डिवीजन होता है तो उस सेल डिवीजन के लिए हमें आपका साइट प्रोवाइड करने का काम करता है। ये जो मेटाफेजिक क्रोमोसोम है ये जब एंटर करता है एनाफेज में और इसके बाद टीलोफेज में, तो ये हमारा स्प्लिट होकर 2 क्रोमोसोम को बर्थ देता है। मतलब यहाँ से 2 क्रोमोसोम अराइज होते हैं। ये जो मेटाफेजिक क्रोमोसोम है इसमें डीएनए का कंटेंट हमें डबल देखने को मिलता है। अब इस क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में हमें डीएनए तो कहीं दिखा ही नहीं, तो ये जो डीएनए है क्रोमोसोम में डीएनए के फॉर्म में ना होकर क्रोमोनेमा के फॉर्म में रहता है। ये जो क्रोमोनेमा है ये प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बनता है। ये जो प्रोटीन और डीएनए आपका डीएनए है थ्रेड के फॉर्म में डेंसली पैक्ड होकर कवर हो जाते हैं और अटैच होते हैं सेंट्रोमियर रीजन में। यहाँ पे क्रोमोसोम में जो लिक्विड देखने को मिलता है, जो लिक्विड पोर्शन है उसे कहा जाता है मैट्रिक्स, और इस कंप्लीट को जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसे कहा जाता है पेलिकल। क्रोमोसोम में अभी हमने देखा कि क्रोमोसोम शेप के बेसिस पर 4 टाइप के हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। अब ये जो है मतलब यहाँ पे हमने देखा कि एक आर्म छोटी होती है और एक आर्म बड़ी होती है। अब इसमें क्रोमोसोम में जो आर्म छोटी है उसे कहा जाता है पी आर्म। पी का मतलब होता है, पी जो टर्म है वो आया है पेटाइड से। पेटाइड, पेटाइड का मतलब होता है स्मॉल या छोटा। मतलब जो छोटी आर्म होगी उसे कहा जाएगा पी आर्म। अब क्यू आर्म, जैसा कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम जानते हैं कि पी के बाद जस्ट जो अगला नंबर आता है वो होता है क्यू, तो जो बड़ी आर्म होती है उसे कहा जाता है क्यू आर्म। तो क्रोमोसोम में ये जो सेंट्रोमियर है इसे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन कुछ क्रोमोसोम्स में हमें इस प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अलावा इस तरीके से यहाँ पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी देखने को मिलता है, तो इसे कहा जाता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। और इसके बाद जो रीजन प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम का उसे कहते हैं हम सैटेलाइट डीएनए। ये जो सैटेलाइट डीएनए होता है ये आपका एडेनिन और थायमिन में रिच रहता है। हमारा जो ये जो एंडिंग पोर्शन है क्रोमोसोम्स का उसे कहते हैं टीलोमियर। ये जो टीलोमियर है इसके पास हमारी इंफॉर्मेशन रहती है जो भी आपकी सेल की डेथ से रिलेटेड